हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष वीडियो लेके आए हैं जो खास तौर से CSIR नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हाल ही के अंदर जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर 2022 के अंदर। तो उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होने वाले हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे चैनल के ऊपर कंटिन्यू जुड़े हैं और हर वीडियो के ऊपर रेस्पॉन्स देते हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स का भी काफ़ी बार जो कॉल है वो आते हैं कि लास्ट के जो टाइम बचा है उस टाइम के अंदर हम टाइम को कैसे मैनेज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स दें या इस प्रकार से अपन प्रिपेयर करें कि जो एग्ज़ाम होने वाली है 17 सितंबर 2022 को, आज से लेकर 10 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करें, साथ साथ कितना पढ़ें और कौन सी चीज़ों को अपन छोड़ सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, और पढ़ने का सही तरीका क्या है। दूसरी चीज़ है थ्योरी कितनी करें और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ वो कितने करें। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बार जो बच्चे हैं उनके माइंड में डाउट्स आते हैं। तो उन सभी के लिए अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये शायद हो सकता है आपके लिए एक विशेष मोटिवेशन का काम करे। ये एक स्टूडेंट्स के मोटिवेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो खास तौर से CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है, जिनकी एग्ज़ाम 17 सितंबर 2022 को है। 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि लास्ट के आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। केवल आपके पास 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें या किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आपके जो 10 दिन है वो इतने इंपॉर्टेंट हो, इतने यूजफुल हो कि आपको नेट या JRF कंफर्म आपको मिल सके। उसके बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट अपन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि एक कंडीशन ऐसी है कि लास्ट जो 10 डेज हैं उसके अंदर अब क्या क्या पढ़ें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो 10 डेज बचे हैं उन 10 डेज में अब क्या पढ़ें। तो सबसे पहले अपन देखें कि ये चीज़ें डिपेंड करती है अभी तक की आपकी तैयारी पर। किस पर? आपने अभी तक जो है वो तैयारी क्या की है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लिंक है मैं इसको इस यूनिट से जोड़ता हूं, कितनी यूनिट्स तैयार करें। तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती है। आपने 6 महीने से कहीं से कोचिंग ली है या हो सकता है आपने सेल्फ स्टडी की हो। एक ही बात है, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग लो, पढ़ना आपको ही है। तो यहाँ पर अपन देखें तैयारी के लिए कि सपोज आपने जो इसमें टोटल यूनिट है वो कितनी है 13। आपके पास कितनी यूनिट है 13 यूनिट है। 13 में से आपने कितनी यूनिट तैयार की है। जैसे सपोज आपने तैयार की है 11 यूनिट्स, या कुछ स्टूडेंट हो सकता है उन्होंने 10 यूनिट तैयार की होगी। तो आपने 10 यूनिट या 11 यूनिट जो तैयार की है उसका मतलब तैयारी से अपन क्या समझते हैं कि जो भी थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि देखो इसमें तैयारी का मतलब है आपने जो ये यूनिट की है इस यूनिट को तैयारी को अपन कैसे मानेंगे कि आपने तैयारी की है। इसका मतलब है यहाँ पर आप जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट प्लस आपके जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा है, एक आपका हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब आप उसके बारे में कितना ज़्यादा सोच सकते हो, कितने ज़्यादा आप कंसेप्ट लगा सकते हो। सबसे पहला आपको, यदि आपने ये यूनिट तैयार की हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी। देखो किसी भी स्टूडेंट ने यदि थ्योरी पढ़ी है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो थ्योरी किस प्रकार से अब लास्ट टाइम में किस प्रकार से रिवाइज करें, या आपने जो पहले भी यूनिट पढ़ी है उनको भी किस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी थ्योरी है उनकी सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट कि वो चीज़ क्या है,
आप जो पढ़ रहे हो उनको रटने के बजाय आपको वो चीज़ समझनी है कि वो एक्चुअल में है क्या वो चीज़, या फिर अपन लाइफ में उसका रोल क्या है। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखिए, ये चीज़ क्या है, लाइफ में क्यों है, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इसमें कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं, कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों को रिमूव कर दें तो क्या होगा, कौन सी चीज़ों को डिलीट कर दे तो क्या होगा, कौन सी चीज़ों को ऐड कर दे तो क्या होगा। ये सभी चीज़ें आ जाएगी हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर, कि अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं या अलग अलग नर्वस सिस्टम है, या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्लांट्स के अंदर किसी भी चीज़ के देखें, कोई भी चीज़ XYZ, कोई भी चीज़ यदि है वो अपने आप में एक विशेष रोल प्ले करती है। विशेष रोल का मतलब है यदि आप इस चीज़ को हटा दोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, या फिर ये कम बनता है तो भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा बनता है तो भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार के उस चीज़ के बारे में जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको एक इमेजिनेशन करना होगा कि ये चीज़ अगर ये ऐसी नहीं होती तब क्या होता। किसी भी सिग्नलिंग पाथवे है, सपोज आप सिग्नलिंग पाथवे में जितने भी जो मैसेंजर को, सेकेंडरी मैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, प्राइमरी मैसेंजर जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड होता है वहाँ से लेकर आगे सिग्नल आता है, उनके बीच में कौन से प्रोटीन्स जो बीच में हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका रोल क्या है। किसी भी एक फैक्टर को यदि हटा दिया जाए तो क्या सिग्नलिंग बंद हो जाएगी। ये जो सभी कंडीशन है वो आपको लेके चलना है, क्योंकि CSIR नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज प्लस हाइपोथेटिकल नॉलेज दोनों की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, थ्योरी को रटते हैं, और जबकि CSIR नेट यदि आपको क्लियर करना है तो आपको रटाफिकेशन छोड़नी पड़ेगी, आपको एक्चुअल नॉलेज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल नॉलेज क्या है। नॉलेज का मतलब है कोई भी टॉपिक यदि आपके सामने है, यदि एक टॉपिक आपके सामने है, उस टॉपिक को आप इतना सोच सकते हो, और इस टॉपिक का लिंक यदि आप 10 टॉपिक से जोड़ सकते हो, एक टॉपिक, एक टर्म आपको कोई दिया जाता है और उस टर्म को यदि आप 10 टॉपिक से लिंक कर सकते हो, दैट मीन्स आप ये समझ चुके हो कि ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, कि यदि ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज का लिंक आप किस हद तक जोड़ सकते हो। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है, आगे क्रेब साइकिल में जाता है, या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जाता है। ग्लूकोज का अधिक लेवल होता है तो उसका ग्लाइकोजन के अंदर सिंथेसिस किया जाता है, ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है। इस प्रकार से एक ही चीज़ को 70 चीज़ों से लिंक करना, तो वो सभी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल पढ़नी है। बेसिक चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी है कि आपको सी सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के रिवाइज करके ज़रूर देखें कि ये टॉपिक है कहाँ से लिंक है, एक ही टॉपिक को आसपास में किस चीज़ से लिंक है ये, और कहाँ ये रिजल्ट दे सकता है, कौन से चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ से हटा सकते हैं। तो CSIR नेट का सबसे बड़ा फंडा है बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए और हाइपोथेटिकल कंडीशन होनी चाहिए। एक ही चीज़ के बारे में 10 जगह आप सोच सकते हो, दैट मीन्स आपका माइंड एकदम प्रॉपर और शार्प है और आप एक अच्छी रैंक के साथ CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आपने यूनिट कितनी भी तैयारी की हो सकता है आपने 11 या 10 यूनिट तैयार की है तो भी काफ़ी आप GRF या नेट निकाल सकते हो, लेकिन उतनी ही यूनिट को आप रिवाइज करते हो तो रिवाइज थोड़ा सा फास्ट कीजिए, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए और हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आगे अपन देखते हैं। सेकंड अपना है कि भी जो अपना टाइम है, अभी टाइम इतना बचा नहीं है हालांकि, कि टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचे कितने हैं 10 डेज, और 10 डेज बचे हैं तो 10 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, टाइम को कैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहले है आपको टाइम टेबल को बनाना। टाइम टेबल को इस प्रकार से आप डिवाइड करें 10 डेज के अंदर कि यदि आपने 10 यूनिट उठा रखी है या 11 यूनिट उठा रखी है तो पर डे के अकॉर्डिंग
आपको कैसे यूनिट्स को डिवाइड करें, एक एक यूनिट को कैसे आपको रिवाइज करना है, आपको मैनेज करना है कि भाई सुबह से आपको कितनी बजे से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू कितने टाइम पढ़ सकते हो आप, और कितने टाइम थ्योरी पढ़ सकते हो, कितने टाइम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, इस टाइम पर जो 10 डेज हैं, इस टाइम पर ख़ास तौर से जो बचने के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपका है फ़ोन। आज की टाइम पे सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट का जो सोर्स है वो आपका फ़ोन है। फ़ोन से आप बच जाइए तो 10 दिन आपके पास टाइम पूरा बचेगा। तो फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में मतलब अपन ये कहें कि अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है कि आपको टाइम का जो है वो मैनेज हो सके। और प्रत्येक यूनिट को इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि एक यूनिट यदि आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो तो 10 दिन का डायरेक्ट रिवाइज कर लो। एक यूनिट ऐसी है कि जिसको हाफ डे में भी रिवाइज कर सकते हो तो अगली यूनिट जो लार्ज यूनिट है जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है, आप प्लांट फिजियोलॉजी है, उनको आप 1.5 दिन के अंदर अरेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल, आपकी यूनिट्स हैं उनको किस प्रकार से अरेंज करना है वो आप उसको अरेंज करो। ख़ास तौर से टाइम जो है उसको बचाओ आप, तो क्योंकि टाइम बचाओगे तो किसी ने वो कंडीशन भी कही भी है कि टाइम भी कहता है अगर आप आज मेरी कदर करते हो तो जब टाइम आएगा तब मैं आपकी कदर करूँगा, या फिर लोगों से मैं आपकी कदर करवा दूँगा। ये कौन कहता है? वक्त कहता है। तो वक्त का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वक्त के साथ आप चलिए, वक्त के साथ कोऑर्डिनेशन रखिए तो आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। आगे अपन देखें कि भाई रिवाइज क्या क्या करें। रिवाइज में सीधी सी बात है, उन यूनिट को ज़्यादा रिवाइज कीजिए जो आपकी वीक है। जैसे आपने 10 यूनिट की है, अब 10 यूनिट को इक्वल टाइम तो आप दे नहीं पाओगे, इसलिए 10 में से हो सकता है आपकी 4 यूनिट कैसी हो, वीक हो। यदि 4 यूनिट वीक है तो थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा दीजिए, उसके क्वेश्चन है वो ज़्यादा सोल्व कीजिए, तो आपको जो सभी यूनिट है वो इक्वल रूप से नज़र आएगी। और देखो किसी भी यूनिट यदि आपको कमज़ोर लगती है, ऐसा लगता है कि ये यूनिट अपनी वीक है, इस यूनिट में प्रॉपर अपन नहीं रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है आप उसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो उठाइए और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उस यूनिट में से देखिए कि कौन से क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को आप अरेंज कीजिए, केवल उन टॉपिकों को पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि पूरी यूनिट पढ़ी जाए। यदि आपको ऐसे लग रहा है इस यूनिट में प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो केवल उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जिन टॉपिक्स में से लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा आपका जो है वो प्लस पॉइंट रहेगा, टाइम को मैनेज भी करेगा और आपके जो वीक यूनिट्स हैं उनका भी रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अगली चीज़ अपन देखें कि थ्योरी या एमसीक्यू 10 डेज। थ्योरी या एमसीक्यू, देखो इसमें कंडीशन ऐसी है कि 10 डेज से पहले की बात अपन देखें तो सबसे पहले तो आपने थ्योरी क्लियर की होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मेरे जो वीडियो हैं मैंने आपको बताया है किसी भी टॉपिक के यदि आप थ्योरी क्लियर करते हो तो उसी टाइम पर उसके बाद उसी टॉपिक के एमसीक्यू ज़रूर सोल्व कीजिए। जितने एमसीक्यू सोल्व करोगे उसी से आपका जो लेवल है वो आपको पता लग जाएगा कि हम कितने पानी के अंदर हैं, अपना माइंड कितना शार्प है, पढ़ा हुआ टॉपिक है वो कितना याद है, अपना माइंड है वो बेसिक कंसेप्ट या फिर अपन कहीं हाइपोथेटिकल कंडीशन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो उन टॉपिकों को खास तौर से एमसीक्यू के द्वारा आपका खुद का जो मूल्यांकन है या आंकलन है वो अपन कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सबसे इम्पोर्टेंट था। लेकिन अभी की हाल जो कंडीशन है उस कंडीशन में ये कह सकता हूँ जो यूनिट अभी आपको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो उसके कम से कम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर देखकर जाएं। मतलब कुछ यूनिट्स जिनको आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, जिनके अंदर आपकी वीकनेस है, समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ क्वेश्चंस उनके देख के जरूर जाओ ताकि आपको वो टॉपिक है तो हल्का सा टच में रहे। क्योंकि क्वेश्चन सीएसआईआर में एग्जैक्ट कभी भी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होंगे। एक ही चीज़ को घुमा के पूछी जाएगी। एक चीज़ में क्वेश्चन पूछा गया है और अगले में उस चीज़ को तो आंसर दे दिया और जो ऑप्शन में थे उसको क्वेश्चन बना दिया। मतलब है अरेंज ही, ये आपस में एक्सचेंज ही रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप इसमें सोल्व करके जाएं
जो खास तौर से जो आप रिवाइज नहीं करना चाहते हैं थ्योरी को, और लास्ट की जो कंडीशन होती है, वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़िए। और कब तक पढ़नी है? एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक। अभी आगे लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी थ्योरी, लेकिन जिस थ्योरी को आप अभी रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी वीकनेस है, उसमें खास तौर से एमसीक्यू जरूर देख कर जाएं, ताकि आपको कुछ रेस्पॉन्स वहाँ पर मिल सके। क्योंकि आप डायरेक्ट छोड़ ही दोगे तो देखो उसमें कर ही नहीं पाओगे, लेकिन यदि आपने थोड़ा भी करके गए हो तो आपको एमसीक्यू जरूर आपको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आपको देगी। ये चीज़ें इसकी थी। अब अपन देखें कितनी यूनिट तैयार की, वो तो देखो मैंने आपको बता दी, क्योंकि थ्योरी जो है यूनिट्स है वो आपने तैयार कर ली थी एग्जाम से पहले। तो अभी तो अपन ये कह ही नहीं सकते, बच्चों को मिसगाइड कर नहीं सकते। और मैं खास तौर से मेरे चैनल के ऊपर खास तौर से किसी भी बच्चे को मिसगाइड नहीं करूँगा कि 10 डेज में आप जेआरएफ निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल एक इमेजिनेशन या ख्वाबों की दुनिया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अपन ये कह सकते हैं। क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा है रिजल्ट उसी का ही आएगा। 10 डेज में अपन ये कह सकते हैं कौन सी चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करें, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ें, वो आप ज़रूर कर सकते हो। देखो इसमें से अब अपना लास्ट का अपन देखें कि भाई ऐसी गलतियां कौन सी नहीं करनी है। तो आपको मैंने बता दिया आपको कि आपको केवल 9 डेज ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। 9 डेज आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसको माइंड के अंदर सोते टाइम पे नाइट के अंदर उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए कि आपने दिन में क्या पढ़ा। अपना एक डेली का टारगेट बनाओ कि कल कौन सी यूनिट करनी है अपने को, वो ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था टाइम टेबल इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको प्रत्येक यूनिट का पता होना चाहिए कि कल कौन सी यूनिट को रिवाइज करना है। उसके एमसीक्यू ऐसे हैं जो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अपने जो फ्रेंड हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो, या यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो। किसी टीचर से आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट गलतियाँ ना करें तो अपने बात करेंगे टाइम मैनेज की। सबसे ज़्यादा आप टाइम बचाइए और फ़ोन को अवॉइड, फ़ोन को क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बच सके। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है आपको एंजाइटी टाइप की महसूस हो। एग्ज़ाम की जैसे जैसे नज़दीक आती है बच्चों के माइंड में हल्का सा प्रेशर आने लगता है। तो प्रेशर को अवॉइड करने के लिए है, यदि आप थोड़ा सा भी टाइम बचाते हो, थोड़ा सा भी टाइम निकलता है, तो टाइम को स्पेंड कीजिए विद फैमिली, ना कि फ़ोन। अपना जो टाइम है, अगर आपको लगता है कि जैसे पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो गए हैं, माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो 10 मिनट के लिए जो गैप देते हो आप हल्का सा, वो खास तौर से अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन कोई भी फैमिली के मेंबर के साथ में अपना टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स मिले और आपका रिफ्रेशमेंट मिले और आपका माइंड है वो पुनः एक्टिव हो सके और वापस से थ्योरी को कैप्चर करने के लिए वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो ये टाइम को मैनेज करने का आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें गलतियों की अपन बात करें कि जो क्वेश्चन में अपन जाते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस टाइम की अपन देखें कि एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करते हो तो सेंटर अच्छे से देखें। उस सेंटर की लोकेशन आप देख सकते हो, उस पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके देख सकते हो कि आपका जो सेंटर है उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन पर टाइम से पहले पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि आपको, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो मैं चाहता हूं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर से पहले या एग्ज़ाम के टाइम पर किसी भी माइंडली आपको प्रेशर ना आए। यदि आप टाइम से लेट होते हो एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपको माइंडली बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसके कारण से पेपर ख़राब होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। साधन नहीं मिलेगा, लेट हो जाओगे, गेट पे आपको एंट्री नहीं देते हैं। इस प्रकार की काफ़ी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आती है जिनके कारण से बच्चा जो है माइंडली क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण से उसके पेपर ख़राब हो जाता है। आपको दूसरी चीज़ है, एग्ज़ाम जब अटेंड करते हो, पेपर को आप अटेंड करते हो, तो सबसे पहले आपको, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दी है काफ़ी बार। तो यहाँ पर आप सबसे पहला देखते हो कि कौन सा पार्ट अटेंड करें।
यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी कंडीशन है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप पार्ट बी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग किसको करोगे आप? पार्ट बी को। डायरेक्ट आप यदि पार्ट सी में चले गए और आपको ये लगा कि इसमें तो एक भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार की यदि कंडीशन आती है तो स्वाभाविक सी है, हर बच्चे में एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी कंडीशन आ जाएगी और जो इजी क्वेश्चन वो भी आप गलत कर बैठोगे। इसलिए सबसे पहले, जैसे अपन किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रिलैक्स किया जाता है कि आप रिलैक्स हो, पानी पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, कुछ भी ऐसी कंडीशन, उसका नाम पूछा जाता है, गाँव पूछा जाता है, उसकी हॉबीज पूछी जाती है, इस प्रकार के जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। उसी प्रकार से यदि आपको स्टार्ट करना है पेपर को, बी पार्ट से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिले, शॉर्ट क्वेश्चन मिले, इजी क्वेश्चन मिले, आप उनको सिलेक्ट करते जाओ इस प्रकार से। उसके बाद में आप पार्ट सी पे जाइए, क्योंकि सी पार्ट है वो आपको मैनेज करना है। इसमें जो केवल है 1 घंटा मैक्सिमम आपको देना है, इसमें 1 घंटा आपको देना है और इसके अंदर जो है वो आपको देना है 1 घंटा 30 मिनट, ये आपको देनी है। और जो लास्ट की जो पार्ट ए है उसमें आपको लास्ट में देना है 30 मिनट। और जिनको क्वेश्चन आता है तो ए पार्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी से नहीं बन रही है तो आप सी पार्ट में इन्वॉल्व होइए और सी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार आप एग्ज़ाम के टाइम पर आपको पैटर्न उसको मैनेज करना है। उसी के साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन है या पेपर है आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और अच्छा आप रेस्पॉन्स या अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और अपने जो भी फ्रेंड है, खासतौर से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस से, वहाँ तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता किसी स्टूडेंट को इस वीडियो की आवश्यकता हो। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।